हेलो फ्रेंड्स, लमोरिया स्टडी में आपका फिर से स्वागत है। मैं विकास कुमार, नए टॉपिक ऊर्जा के साथ। ऊर्जा यानी एनर्जी। किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। यानी कोई भी पार्टिकल, आपके पास कोई कण है, कोई वस्तु, उसके द्वारा जो कार्य करने की क्षमता होती है वो क्या कहलाती है? ऊर्जा कहलाती है। ऊर्जा जो होती है एक प्रकार से कार्य की ही कुल मात्रा होती है, इसलिए ये क्या होती है? अदिश राशि होती है। यानी कि कुल किया गया कार्य ही क्या होता है? ऊर्जा होती है। तो जो मात्रक ऊर्जा के कार्य के थे वे ही किसके होंगे? ऊर्जा के होंगे। तो मात्रक क्या होगा इसका? जूल। ऐसा ही मात्रक जूल, और सीजीएस में सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में, सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक क्या हो गया? अर्ग। प्रायोगिक मात्रक जो होते हैं, देखो कंपटीशन एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यहाँ से पूछे जाते हैं प्रायोगिक मात्रक से, कि इसका प्रायोगिक मात्रक क्या होता है? एक तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईवी, दूसरा है किलोवाट घंटा के डब्ल्यू एच, किलोवाट आवर या किलोवाट घंटा। एक है ऊर्जा का अन्य मात्रक है कैलोरी। विमा, तो विमा वही होगी जो कार्य की विमा होती है M1L2T-2। यहाँ से क्वेश्चन पुट किए जाते हैं कंपटीशन एग्जाम में कि एक जूल में कितने अर्ग होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं, एक किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं, एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं। तो ये तो अपन ने कर लिया पिछले टॉपिक में कि एक जूल में कितने अर्ग होते हैं? एक जूल में 10⁻7 अर्ग होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं? 1.6 गुणा 10⁻−19 जूल होते हैं। और एक किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं? 3.6 गुणा 10⁻6 जूल। और एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं? 4.18 जूल। इनको अच्छे से याद करना। ऊर्जा के प्रकार, ऊर्जा कई प्रकार की होती है, जैसे यांत्रिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा। अनेक प्रकार की ऊर्जा होती है, लेकिन अपने को जो पढ़ना हुआ है यांत्रिक ऊर्जा। यानी कि यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार की होती है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी, इसको के ई से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो किसी गतिमान वस्तु की गति के कारण संचित ऊर्जा क्या कहलाती है? गतिज ऊर्जा कहलाती है। मान लो कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है, वो गति कर रही है, तो उसकी गति के कारण जो उसके अंदर ऊर्जा निहित होगी या संचित होगी वो क्या कहलाएगी? गतिज ऊर्जा कहलाएगी। जैसे बहते पानी में निहित ऊर्जा, यानी कि बहते पानी में जो निहित गतिज ऊर्जा होती है उसी के द्वारा ही है ना टरबाइन को घुमाया जाता है और विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। बहती पवन में निहित गतिज ऊर्जा ही पवन चक्कियों को चलाती है। और तीसरा एग्जाम्पल है इसका, गतिमान वाहनों द्वारा उत्पन्न ऊर्जा गतिज ऊर्जा है। यानी कि कोई वाहन है ना गति कर रहा है, मतलब गति की अवस्था में है, तो उसके द्वारा जो ऊर्जा उत्पन्न होगी वो क्या कहलाएगी? गतिज ऊर्जा कहलाएगी। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला आपको याद रखना है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv²। के ई इक्वल टू हाफ mv², जहाँ m तो क्या है? वस्तु का द्रव्यमान है, और v क्या है? वस्तु का अंतिम वेग है। अब इस सूत्र को व्युत्पन्न करेंगे कि किस प्रकार से सूत्र व्युत्पन्न होता है। मान लो आपके पास कोई वस्तु है विरामावस्था में, यानी कि वो क्या है? गति नहीं कर रही है, एक जगह स्थिर है, विरामावस्था में है, और उस पर आप क्या कर रहे हो? कोई बल लगा रहे हो t समय तक, और बल लगाने पर वह वस्तु कितनी दूरी तय करती है, कितना विस्थापन तय करती है? d विस्थापन तय करती है। d विस्थापन तय करती है, और वो कितना वेग प्राप्त कर लेती है, यानी कि उसका अंतिम वेग कितना है? v है। तो इसका सत्यापन करेंगे। तो कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणा विस्थापन, यानी कि बल F गुणा विस्थापन यानी d। अब गति के 3 समीकरण है अपने पास, वो तीनों याद रखने पड़ेंगे, इसका डेरिवेशन अलग से करवाऊंगा। कि v इक्वल टू, पहला जो समीकरण है वो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, जहाँ v तो क्या है? वस्तु का अंतिम वेग, u प्रारंभिक वेग, a है एक्सेलरेशन यानी त्वरण, और t क्या है? टाइम। सेकेंड समीकरण इक्वेशन में क्या है? s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s यहाँ पर दूरी है या विस्थापन मान सकते हो, u प्रारंभिक वेग है, t टाइम है, और a एक्सेलरेशन यानी त्वरण। ठीक है। इसमें तीसरे समीकरण में v² इक्वल टू u² प्लस 2as। v का यानी अंतिम वेग, u प्रारंभिक वेग, a त्वरण, और s तय किया गया विस्थापन या दूरी।
एक तो ये तीनों समीकरण आपको याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसे पूछा जाएगा, निम्न में से गति का दूसरा समीकरण है, उसमें से आपको 3 ये देगा, एक कोई और समीकरण दे देगा, उसमें से आपको छांटने पड़ेंगे। तो क्रम से आपको याद करने, पहला समीकरण v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा समीकरण s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा जो समीकरण है वो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो अपन जो काइनेटिक एनर्जी आई थी के ई इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, उसको गति के तीसरे नियम से प्रूव करेंगे। कैसे? देखो, गति का तीसरा समीकरण क्या होता है? वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, जहां v तो क्या है? अंतिम वेग, और u क्या है? प्रारंभिक वेग। a क्या है? त्वरण है, और s है तय किया गया विस्थापन या दूरी मान सकते हो। अब देखो, कार्य की परिभाषा क्या होती है? W बराबर F गुणा डी, यानी कि किसी वस्तु पर आप बल लगाते हो और अगर वह विस्थापित हो जाती है तो उसके द्वारा कार्य किया गया है। यहां से F की जो वैल्यू आएगी वो क्या होती है? F की वैल्यू F बराबर क्या होती है? ma, यानी बल, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी F बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। इसको समीकरण 1 दे दो और इसको 2 दे दो। गति का तीसरा समीकरण ये लिखा हुआ है कि v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो अपन ने जो सत्यापन करेंगे तो किस अवस्था में लिया था वस्तु को? अपन ने लिया था कि वस्तु जो है वो स्थिर है, यानी कि उसका प्रारंभिक वेग कितना है? 0, यानी कि वो गतिमान नहीं, इसका मतलब उसका प्रारंभिक वेग कितना है? 0 है, यानी u की जगह क्या लिखेंगे अपन? 0 लिखेंगे। तो v स्क्वायर बराबर u की जगह तो ये 0 आ गया, प्लस में क्या आ जाएगा? 2as। अब यहां से अपने को क्या चाहिए भाई? इस समीकरण 1 में अपने को f का मान और d का मान रखना है। d का मतलब वही दूरी या विस्थापन, तो यहाँ पर विस्थापन क्या आपके पास? s है, तो यहाँ से s की वैल्यू निकाल लो। तो s की वैल्यू क्या आएगी? s इक्वल टू क्या हो जाएगा? v स्क्वायर अपॉन में 2a, ये 2a नीचे चला जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो s की वैल्यू आ गई, ये होगा समीकरण 3। अगर यहाँ d लिखना चाहो तो d लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो s की वैल्यू आ गई है। तो समीकरण 2 और 3 से ये वैल्यू कहाँ पुट कर दो? 1 में पुट कर दो। तो W बराबर F की वैल्यू तो कितनी है? ma, और विस्थापन की वैल्यू कितनी आई है? v स्क्वायर अपॉन 2a। a से कैंसिल, क्या बच गया? 1/2 है आपके पास, m है और v स्क्वायर है, और ये है कार्य। और ये जो कार्य होता है, जो किया गया कार्य होता है, यही क्या होता है? ये जो किया गया कार्य यही क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी, यानी गतिज ऊर्जा। तो इस प्रकार से गतिज ऊर्जा आती है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। अब देखो, काइनेटिक एनर्जी के ऊपर जो क्वेश्चन बनता है वो पिछले एग्जामों में, जैसे रीट वगैरह में जो आते हैं, वो कैसे आते हैं कि ऐसे कहेगा कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है, ठीक है, और उसका वेग है वो कर दिया जाए दुगुना, यानी कि v की वैल्यू कर दी दुगुनी, तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी या कितने गुना हो जाएगी? तो देखो, काइनेटिक एनर्जी का सूत्र तो ये लिखा हुआ है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। वेग की जगह आपको क्या लिखना है? 2v करना है। वेलोसिटी जो है इसकी वो कितनी होगी? 2v हो गई, दुगुनी हो गई। तो इस v की जगह आपको क्या लिखना है? 2v लिखना है। तो देखो 1/2 इंटू एम इंटू वी की जगह क्या लिखोगे? 2v, और 2v के ऊपर ये स्क्वायर है ना, v की स्क्वायर, तो v स्क्वायर, तो हाफ एम इंटू 2 की स्क्वायर 4, और v स्क्वायर है साथ में v स्क्वायर। 4 को आगे लिख लो, इंटू क्या है इधर? 1/2, और साथ में क्या है? m और v स्क्वायर। देखो ये तो काइनेटिक एनर्जी होती है, हाफ एम वी स्क्वायर, और गुणा में कितना आ गया? 4 आ गया, यानी कि काइनेटिक एनर्जी कितनी गुना हो गई? 4 गुना हो गई। अर्थात अगर आप वेग को दुगुना कर देते हो तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी गुना हो जाती है? 4 गुना हो जाती है। अब क्वेश्चन ऐसे पुट करेगा, अगर v की जगह आपको वो कह देगा कि 3 गुना कर दिया जाए, या m की जगह कह देगा आपको दुगुना कर दिया जाए, यानी कि किसी वस्तु का द्रव्यमान दुगुना कर दिया जाए, तो उसकी गतिज ऊर्जा पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जो आपको देता है, अगर द्रव्यमान को क्या किया उसने? दुगुना किया है, तो गतिज ऊर्जा का जो सूत्र है उसमें आप m की जगह क्या लिख दोगे? 2m लिख दोगे, और कैलकुलेशन कर लेना। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई अपने पास? हाफ एम वी स्क्वायर, यानी कि किया गया कार्य गतिज ऊर्जा के रूप में ही संचित होता है। दूसरी जो यांत्रिक ऊर्जा होती है वो होती है स्थितिज ऊर्जा। देखो, स्थितिज ऊर्जा किसी पिंड की स्थितिज ऊर्जा उसकी स्थिति या अभिविन्यास के कारण होती है।
यानी उसकी स्थिति या उसकी जो संरचना होती है उसी के कारण उसके अंदर संचित ऊर्जा जो होती है वो क्या कहलाती है, पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। जैसे उदाहरण है तीर कमान की डोरी को खींचने पर इसमें स्थितिज ऊर्जा निहित होती है। दूसरा एग्जाम्पल स्प्रिंग है, स्प्रिंग को अपन खींचते हैं, छोड़ने के बाद में वो वापस चली जाती है, तो वो भी कौन सी स्थितिज ऊर्जा होती है। अब पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर स्थित वस्तु की ऊर्जा क्या कहलाती है, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। यानी कि पृथ्वी तल से आपने किसी वस्तु को h ऊंचाई पर रखा हुआ है तो उसकी जो ऊर्जा होगी वो कौन सी होगी, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होगी। और उसको किससे डिनोट किया जाता है, यू से। यू बराबर क्या होता है, mgh। अब देखो ये यू बराबर mgh कैसा है, इसका सत्यापन करेंगे। मान लो आपके पास कोई m द्रव्यमान की वस्तु है या गेंद है, बिना गति किए उसको आपने h ऊंचाई पे पकड़ रखा है या उठा रखा है, तो बाह्य कारक द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध, तो देखो गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य बराबर क्या होता है भाई, बल गुणा विस्थापन। चलो ठीक है, अब वस्तु है उस पर बल जो लग रहा है वो किधर लगेगा, आपने उस वस्तु को ऊपर की ओर रखा है तो उस पर बल जो है वो कैसे लगेगा, F बराबर क्या होता है भाई, ma होता है। चूंकि आपने वस्तु को ऊपर पकड़े रखा तो उसका जो बल है ना वो क्या होगा, mg होगा, क्योंकि उसका जो भार है वो ही क्या होगा, उस पर लगने वाला बल होगा। ठीक है, तो कार्य बराबर F की जगह तो क्या जाएगा, mg, और d यानी विस्थापन। विस्थापन कितना, कितनी ऊंचाई पर पकड़ रखा आपने उसको, h ऊंचाई पर पकड़ रखा है, तो d की जगह क्या जाएगा, h। तो W बराबर mgh। और यह किया गया कार्य ही क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। अब देखो यह स्थितिज ऊर्जा पिंड की नहीं है, मान लो जो आपने गेंद पकड़ा या पिंड पकड़ी उसकी नहीं है, केवल एक पृथ्वी पिंड निकाय की है। अब अगर आप उस वस्तु को h ऊंचाई से नीचे गिराते हो तो गति का तीसरा समीकरण क्या कहता है, v² बराबर u² प्लस 2as। गति का तीसरा समीकरण देखो, मान लो आपने किसी वस्तु है और यहाँ इस हाइट पे पकड़ रखा है, इसको h है, इसका द्रव्यमान m है, ठीक है, तो इस पर जो बल लगेगा नीचे की ओर लगेगा mg। तो किया गया कार्य क्या होगा, W बराबर क्या होता है भाई, F गुणा D होता है, यानी F का मान मतलब m a, और a की जगह जहाँ गुरुत्वीय त्वरण काम में आ रहा हो तो वहाँ g लिखा जाता है, तो mg, और गुणा D, कितनी D, कितना विस्थापन है, h है ना, तो mgh, यानी कि स्थितिज ऊर्जा हो गई mgh। अब गति का तीसरा समीकरण लगाओ, v² बराबर u² प्लस 2as। u² प्लस 2, a की जगह क्या लिखोगे, g लिखोगे, क्योंकि गुरुत्व के अधीन त्वरण हो रहा है, तो 2g, s की जगह दूरी कितनी है आपके पास, h है, तो 2gh, यानी v² बराबर u² प्लस 2gh। अब u का मान 0 रखेंगे, क्यों, क्योंकि आपने वस्तु को ऊपर पकड़ के रखा, केवल वस्तु विराम अवस्था में, इसका मतलब प्रारंभिक वेग कैसा होगा, 0 होगा, और प्रारंभिक वेग 0, तो v² का मान कितना आ जाएगा, 2gh। ठीक है, और गतिज ऊर्जा आपके पास क्या होती है, हाफ mv², ये होती है हाफ mv²। अभी पिछले इसी के अंदर पढ़ा था अपन ने कि किया गया कार्य गतिज ऊर्जा के बराबर होता है, तो गतिज ऊर्जा होती है हाफ mv², और यहाँ से इस v² का मान यहाँ पुट कर देंगे तो क्या आएगा, हाफ m इंटू v² की जगह लिख देंगे 2gh, 2 से 2 कैंसिल, क्या बच गया, mgh, और ये आ गया u का मान, यानी पोटेंशियल एनर्जी u बराबर mgh, जहाँ m वस्तु का द्रव्यमान, g गुरुत्वीय त्वरण और h वो हाइट है जिस हाइट पर आपने उसको पकड़ रखा है। तो u बराबर क्या आ गया, mgh। तो देखो ये आ गया स्थितिज ऊर्जा का मान u बराबर mgh। ओके, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।